क्या आप लॉ रिवाइज नहीं कर पाते हो या लॉ के आंसर्स लिखने में दिक्कत आती है? अगर ऐसा कुछ भी है सो दिस इज द ओनली वीडियो विच यू नीड। इस वीडियो के बाद आपको लॉ बहुत ईजी लगेगा और लॉ में कोई भी डाउट नहीं आएगा। लॉ के आंसर भी आप ठीक से लिख पाओगे, चाहे कोई भी बच्चा हो, सीए, सीएमए, लॉ, एलएलबी कहीं का भी हो, सीएस का भी क्यों ना हो। ये वीडियो सब लोग रेफर कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, लॉ को समझने के लिए या लॉ जैसे सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाने के लिए मैं हमेशा 3 फेजेस के थ्रू इसको रिवाइज करता हूँ और इसके बाद ये मुझे अच्छे से रिवाइज हो जाता है और ये मेरे माइंड में लंबे टाइम तक रहता है। सो ये 3 फेजेस क्या है अभी बताते हैं। सो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो इसको स्टार्ट करने वाले हो, आप जिस चैप्टर को भी पढ़ना चाह रहे हो, क्या वो आपको धुंधला धुंधला याद है या फिर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसका याद है? अगर हाँ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आपको सबसे पहले कोई वन शॉट देखना चाहिए ताकि उसकी जो भी चीजें हैं वो आपके दिमाग में थोड़ी सी रिटेन हो जाए। प्रोविजन का जो भी मतलब है वो सब आपके दिमाग में फिट हो जाए। देखो, ये बहुत क्रूशियल रोल है जिसमें आप वन शॉट देखोगे, ये काफी हेल्पफुल होगा आगे के फेजेस के लिए। सो प्लीज अगर आप लोगों ने वन शॉट नहीं देखा है तो प्लीज किसी भी टीचर का आप वन शॉट देखो ताकि वो चीजें या फिर उसमें जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज है वो आपके दिमाग में रिटेन रहे। सो फर्स्ट फेज है लर्निंग फेज। लर्निंग फेज में क्या होता है? देखो, लर्निंग फेज में आपको क्या करना है, आपको किसी भी टीचर के समरी नोट्स उठाने। समरी नोट से मेरा मतलब है वो टीचर जिसका भी आप समरी नोट्स उठा रहे हो उस समरी नोट्स में पूरा का पूरा कंटेंट होना चाहिए। वो अगर पूरी बुक को कवर कर रखा है, पूरी मॉड्यूल उसने कवर कर रखी है तो अच्छी बात है, उसी समरी नोट्स को रेफर करना। जैसे गुरप्रीत सर करते हैं और शुभम सिंगल सर करते हैं, इनके समरी नोट्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। सो अब आई गेस आपने समरी नोट्स ले लिए होंगे। अब जिस भी टीचर के आप समरी नोट्स ले रहे हो उस टीचर के समरी नोट्स में आप सारे प्रोविजन पढ़ो, सारे प्रोविजन को समझो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि उसको याद करो या फिर रट्टे मारो। रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा या फिर याद करने से कुछ भी नहीं होगा। उसको समझना है। बेसिक यही है कि हमें उसको समझना है, समरी नोट्स में से समझना है। और नेक्स्ट प्रोविजन पे आप तभी मूव करो जब आपको ये पहले वाला प्रोविजन अच्छे से समझ आ जाए। समझ आने से मतलब मेरा ये है, आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे, इंपॉर्टेंट लाइन पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देके उस चीज़ को समझो, थोड़ा डिटेल में समझो। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट फेज खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड फेज। देखो, सेकंड फेज है राइटिंग फेज। डरो मत, अभी तक आपने जितना भी करा है, फर्स्ट फेज कंप्लीट करा है और वन शॉट वगैरह देखा है, तो इससे जो भी आपने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया है। आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आपको हर प्रोविजन का मतलब पता है, क्योंकि अभी पिछले फेज में हमने यही करा है। सबसे पहले जो भी प्रोविजन था उसको हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है और वो चीज़ हमारे दिमाग में होगी अभी। ठीक है, तो इस फेज़ का नाम है राइटिंग फेज़। राइटिंग फेज़ का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको राइटिंग करने के लिए दूंगा, डरो मत, अभी राइटिंग नहीं करनी है। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है वो देखो। अभी आपको नोटबुक लेनी है आपकी और जो भी समरी नोट्स आप रेफर कर रहे हो वो सामने में रखने हैं और जो भी प्रोविजन आप रिवाइज करना चाह रहे हो, तो सपोज लेट्स से आपको ओपीसी का प्रोविजन रिवाइज करना है तो आप ओपीसी लो। ठीक है, समरी नोट्स में देखो वो कैसे लिखा हुआ है और उसको अपने वर्ड्स में और अपनी चीज़ों में उसको छोटा छोटा लिखो, एकदम छोटा छोटा आपको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे लिखा हुआ है। देखो, ये मेरी नोटबुक है जिसमें मैंने इनकॉर्पोरेशन चैप्टर का अपना ये समरी नोट्स बनाया हुआ है। देखो, इसको मैंने कितना छोटा छोटा लिखा है। ये इतना ही छोटा आपको भी लिखना है, समझ रहे हो इस बात को? इतना छोटा लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बड़ा लिखोगे लाइक प्रॉपर एक लाइन में एक वर्ड, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपको एक लाइन में दो लाइन, आपको एक लाइन में ऐसे दो लाइनें लिखनी है। देखो ध्यान से। ओके, लेट्स से कि हमें ओपीसी का प्रोविज़न देखना है। तो देखो, ओपीसी के प्रोविज़न में मैंने नंबर 1 पॉइंट करके लिखा है, 3 पॉइंट लिखा है, 2 पॉइंट लिखा है, ऐसे छोटे छोटे लिखा है। इतना छोटा छोटा आपको लिखना है। ठीक है, और आपको ऐसा नहीं है कि आपको कवरेज छोड़ देनी है, आपको पूरा समरी नोट्स कवर करना है जो भी आप रेफ़र कर रहे हो और एक एक चीज़ लिखना है, बट इतना छोटा ही लिखना है। ठीक है, देखो एक लाइन है उसमें मैंने 2 लाइनें घुसा रखी है। ठीक है, इतना छोटा छोटा ही आपको लिखना है। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे लिखना है इस चीज़ को। सो देखो, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल ये प्ले करता है। तो देखो, अब इसका क्या यूज़ है ना। देखो, जब भी आप रिवाइज़ करने बैठोगे एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो आप अगर प्रॉपर बड़ा बड़ा लिखोगे तो इतना मोटा चीज़, इतने सारे पेजेस आपको रिवाइज करने में आपका माइंडसेट नहीं बनेगा। ठीक है, मेन खेल होता है माइंडसेट का। अगर आपका माइंडसेट है कोई भी चीज़ करने का तो आप वो अच्छे से कर सकते हो। अब जो हमारा एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप इतनी सारी चीज़ें रिवाइज करने नहीं बैठोगे, आपको अगर वो चीज़ छोटा दिखेगा तो आपका माइंड भूलेगा, आपका माइंड क्लिक करेगा कि उसको छोटे में कवर करें। सो इसीलिए उसको छोटा छोटा लिखना है। नंबर 2, ये छोटा इसलिए ताकि आपको कभी भी मॉड्यूल में इतना बड़ा बड़ा जो लिखा है वो रेफर ना करना पड़े। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाए। कभी रिवाइज करना है तो 1 पेज पढ़ो पूरा चैप्टर रिवाइज, 3 पेज पढ़ो पूरा चैप्टर रिवाइज, समझ रहे हो? तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं।
अब देखो एक और रोल है, देखो ये रोल तो मैं वैसे रेफ़र करता नहीं हूँ, बट अगर आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हो भाई। देखो क्या करना है, आप एग्ज़ाम से सपोज़ 1 घंटे पहले अपनी नोटबुक पलट रहे हो और आप इसको लर्न कर रहे हो, रिवाइज़ कर रहे हो। अब सपोज़ एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले आपको रिवाइज़ नहीं हुआ कोई प्रोविज़न, फाड़ लो, ले जाओ। मजाक कर रहा हूँ। सो इसी के साथ हमारा सेकंड फेज़ भी ख़त्म होता है। अब देखो अब तक क्या हुआ है ना, मैं आपको समझाता हूँ। आपने एक बार उसको पढ़ा है, समझा है, वो आपके दिमाग में है, आपने उसको लिख के भी देखा है, तो वो एक और बार एडिशनली रिवाइज़ हो चुका है, तो आपके दिमाग में एक और बार है, समझ रहे हो। तो अब तक आपकी जो पकड़ है प्रोविजंस पे वो बहुत अच्छी तरीके से हो गई है, ठीक है। अब आपको सारे प्रोविज़न पता है, कौन सा प्रोविज़न क्या कह रहा है, कौन सा प्रोविज़न क्या नहीं कह रहा है, कौन सा प्रोविज़न किस जगह यूज़ होगा, कौन सा प्रोविज़न किस जगह यूज़ नहीं होगा। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट फेज़। सो गाइस, ये है आपका थर्ड फेज़। इस फेज़ को मैं बोलता हूँ प्रैक्टिसिंग फेज़। इसमें क्या करना होता है ना, देखो वो बताने से पहले अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में अपने व्यूज़ बताना कि ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ये सच में आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, आपको इससे अच्छा बेनिफिट हो रहा है या नहीं, प्लीज़ बताना। सो लेट्स सी, अब थर्ड फेज़ है हमारा प्रैक्टिसिंग फेज़। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको किसी भी टीचर की कोई सी भी क्वेश्चन बैंक उठानी है, जितने भी क्वेश्चन है उस चैप्टर से रिलेटेड उसको आपको करना है, ठीक है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो अब आपको क्या करना है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो वो डायरेक्ट आपको अब तक पता होगा कि अभी मैंने ये वाला प्रोविज़न करा है, डायरेक्ट है, उस प्रोविज़न को आप समझ गए हो, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में हमने वही तो करा है, उसको समझा है। सेकेंड फेज़ में हम लोग लिख के देखें, अब अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप उसको कर सकते हो ईजिली। मेन दिक्कत बच्चों को कहाँ आती है, केस स्टडी में, कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में कौन सा प्रोविज़न लगाएं, कौन सा सेक्शन लगाएं, अरे उन्हें समझ ही नहीं आता है। तो देखो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है ना, अभी आप क्वेश्चन बैंक लेके बैठे हो किसी भी टीचर का, आई डोंट नो किसी भी टीचर का, अब आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस उस चैप्टर में सपोज 18 क्वेश्चंस है तो आपको 18 के 18 क्वेश्चंस लगाने हैं। पहला क्वेश्चन आप लेके बैठे हो सपोज, उस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देखना है, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, और फिर सोचो अभी तक जो आप जितने भी प्रोविज़न पढ़ के आए हो उसमें से कौन सा इसमें सबसे बेस्ट सूटेबल है। अगर आपको लगता है कि हाँ यही प्रोविज़न लगने वाला है तो आप उस प्रोविज़न को लगाओ। मेन बच्चों की दिक्कत होती है कि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस ठीक से नहीं होती, उनको समझ नहीं आता है कब क्या लिखना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं। तो मैं आपको सबसे एक लीस्ट ईजी मेथड बताता हूँ। जब भी मैं लिखता हूँ मैं कैसे लिखता हूँ, इसको आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप कोई और मेथड यूज़ करते हो तो वो आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोविज़न लिखता हूँ कि प्रोविज़न क्या कह रहा है, उसके बाद मैं एनालिसिस लिखता हूँ कि हमारा जो भी केस स्टडी है वो उस प्रोविज़न से कैसे रिलेट करता है, कि मतलब जो भी उसमें इंटरलिंकिंग वाला पॉइंट होगा मैं उसको लिंक करने की कोशिश करूंगा जो भी मैंने ऊपर प्रोविज़न लिखा है उससे। उसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन का बात होता है उसमें जो भी मैं कंक्लूड करता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन का ये कंक्लूजन है, लाइक जो भी बेनिफिशियल क्रक्स होता है ना कि हाँ इस क्वेश्चन में ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, वो फाइनल आंसर लिखना है। ये करने के बाद जो भी तुमने आंसर लिखा है उसमें जो भी कीवर्ड्स है उसको आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अंडरलाइन करने से क्या होगा, वो कीवर्ड्स हाईलाइट होंगी तो एग्जामिनर उसको चेक करेगा ना तो उसको पहले पता चल जाएगा हाँ लड़के ने कीवर्ड्स यूज़ करे हैं, लड़की ने भी। अब देखो अब सपोज ऐसे करके आपने सारे क्वेश्चंस करे हैं और सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस लिख के देखी और उन क्वेश्चंस को कर लिया है, तो इतना करने के बाद आई गारंटी यू कि भाई आप इस चीज को नहीं भूल सकते हो। क्यों? सो फर्स्ट फेज स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करा था, आपने देखा था वन शॉट आपके दिमाग में है कि हाँ कौन सी चीज कैसे है, प्रोविजन का मतलब क्या है आपको पता है। और वो जो फर्स्ट फेज था आपका लर्निंग फेज, उसमें आपने उसको रीड करा और समझा, अपने तरीके से समझा कि हाँ भाई ये प्रोविजन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, आपको पता है, आपको उस प्रोविजन का मतलब पता है। और सेकंड फेज में तो आपने साफ साफ उसको लिखा है यार, लिखा है और लिखने के बाद उसको रिवाइज करा है और वो चीज आपके दिमाग में रिटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथों से लिखा है उस चीज को। और थर्ड फेज है आपका प्रैक्टिसिंग फेज। अब आपने इतने सारे क्वेश्चंस करे उस चैप्टर को रिलेटेड, तो आपको पता है हाँ इन टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे प्रोविजन लगना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे प्रोविजन लगना है, तो आपको पता है। और जब भी आप ये क्वेश्चन आंसर करो तो अपना आंसर प्लीज चेक करना उसके साथ, ठीक है, कि आपका आंसर क्या कह रहा है और बुक का आंसर क्या कह रहा है, ठीक है। आई होप इतना सब करने के बाद आपको लॉ में आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये जो भी 3 फेज था या फिर जो भी तरीका मैंने बताया वो तरीका मैं पर्सनली यूज करता हूँ और मुझे सबसे बेनिफिशियल तरीका यही लगता है और मुझे इससे अपनी सारी चीजें अच्छे से दिमाग में रह जाती हैं। हाँ, और लाइक कभी मैं मान के चलो 1 महीने बाद भूल रहा हूँ, 2 महीने बाद भूल रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने समरी नोट्स लिखे हैं अपने हाथों से मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ। और वो उतना ज़्यादा तो है नहीं जो कि मुझे ज़्यादा लगेगा, छोटा सा है तो मैं फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ और वो चीज़ मेरे दिमाग में रह जाती है। सो इसीलिए मैं कभी भूलने लगता हूँ तो उस समरी नोट्स को जो भी मैंने लिखे हैं उसको मैं रेफर करता हूँ और वो फटाफट मुझे वापस से याद हो जाता है। और हाँ, कभी भी लाइक अगर आप लॉ रिवाइज कर रहे हो
तो देखो, सपोज़ मैं एक चैप्टर लेके बैठा हूँ, उस चैप्टर को जो भी तरीका मैंने बताया उससे मैंने रिवाइज़ किया। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हो तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अभी जो आपने समरी नोट्स बनाए थे ये एग्जिस्टिंग चैप्टर के, उसको प्लीज़ रेफ़र करो, रिवाइज़ करो और तब जाके आगे बढ़ो। इन शॉर्ट क्यूमुलेटिव रिवीजन करो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। इतना सब करने के बाद लॉ आपके दिमाग में हमेशा रहेगा और लॉ में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई, आपको सेक्शंस के मतलब भी पता है, प्रोविजंस भी अच्छे से पता है। सो यही थी मेरी टेक्निक जो मैं यूज़ करता हूँ। आई होप आप भी इसको यूज़ करो और आप भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाओ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट में अपना ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ मैं वीडियो के लिए, लाइक, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको जानना है कि मेरा ये जनवरी में जो मैंने अटेम्प्ट दिया था वो कैसा है तो इस वीडियो पर क्लिक करो।